नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 138वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ बार्ले। बार्ले में लगने वाले डिजीज़, बार्ले बोले तो जौ में कौन कौन सी डिजीज़ लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे पर्ल मिलेट में कौन कौन सी डिजीज़ लगते हैं, मतलब बाजरा में कौन कौन से रोग लगते हैं। इसके साथ साथ मेज, जिसको हम फिर मक्का बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और ग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इन 4 क्रॉप में लगने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है इसको पढ़ेंगे। इनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसको पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे सभी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, कहीं इधर उधर दौड़ना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको 8 जो कोर्सेज़ हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, तो उसके लिए मात्र आप 500 रुपये पे करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपये पे कर दीजिए, तो आपको ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसे मिलेगा कोर्स? पहले तो आपको 500 रुपये इस पर पे करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप जाना टेलीग्राम पर और टेलीग्राम पे सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, इतना लिख के सर्च करना जिस तरीके से लिखा गया है। बिल्कुल इसी तरीके से लिख के जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आएगा एक टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट, उस पर जाके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और टेलीग्राम जिस नंबर से आप चलाते हैं वो नंबर आप सेंड कर देना। उसके बाद आपको जो कोर्स है पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक है बार्ले। बार्ले में लगने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो है कवर्ड स्मट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है उस्टिलागो हॉर्डी। जैसे उस्टिलागो ट्रेटिसाई होता है जो कि ट्रेटिसम में लगता था, ये लगता है उस्टिलागो हॉर्डी जो कि बार्ले में लगता है, जिसको हम बोलते हैं कवर स्मट। इसका जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, ये स्मटेड हेड होता है, यानी कि इसका जो हेड होता है, जब आप कभी देखोगे तो जौ का जो हेड होता है अगर उसमें कवर स्मट लगा हुआ है तो इसके जो हेड होता है, यानी कि जो इसकी बाली होती है, उस बाली में आपको स्मट देखने को मिल जाता है। और इसमें जो जहाँ पर जौ लगना चाहिए, यानी कि जहाँ पर ग्रेन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, वहाँ पर ग्रेन की फॉर्मेशन ना होकर ब्लैक एग्लूसिनेटेड स्पोर्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। तो इस तरीके से इसका सिम्टम दिखाई देता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो बाली होती है वो इस कलर की दिखती है, थोड़ी सी ब्राउन कलर की रहती है। जबकि अगर आप देखोगे कवर स्मट डिजीज से अफेक्टेड जो बाली होती है वो आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेगी। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो क्योंकि एक एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज़ कहने का मतलब इसका जो सीड के इसके जो पैथोजेंस होते हैं, इस डिजीज़ के जो पैथोजन होते हैं वो सीड के ऊपरी परत पर लगे रहते हैं। तो मतलब इसको आसानी से अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर दें तो सीड ट्रीटमेंट करके आप इसको आसानी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कैसे? जब आपने जैसे मान लो कि कोई एक सीड लिया, अब आपको पता है कि इस सीड में कवर स्मट लगने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको क्या कर देना है कि उस सीड को लेना है और एग्रोसान जीएन @2.5 किलोग्राम पर किलोग्राम सीड, ध्यान से समझना, सीड ट्रीटमेंट कर देंगे। तो कैप्टान एग्रोसान जीएन तो इस समय जो है ये तो बैन पेस्टिसाइड है, तो इसके साथ आप कैप्टान, सेरेसान, ये या चाहे कैप्टान यूज कर लीजिए चाहे सेरेसान यूज कर लीजिए, उससे आप इसको ट्रीट कर दे सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है? 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज दर, यानी कि अगर 1 किलोग्राम आप बीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें 2.5 ग्राम इस दवा का उपयोग करना है, इस फंगिसाइड का उपयोग करके आपको ट्रीट करना है अपने सीड को। उसके बाद फिर बुआई करनी है, तो जिससे जो कवर स्मट लगने वाली समस्या है वो नहीं लगेगी। लूज स्मट, उस्टिलागो न्यूडा, क्या है इसका नाम? उस्टिलागो न्यूडा। सिमिलर टू द सिम्टम एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन द वीट। वीट में जैसे लगता है, वीट में जो लूज स्मट लगता है, सिम्टम भी बिल्कुल ऐसे होता है, इस तरीके का सिम्टम देखने को रहता है और इसका मैनेजमेंट भी बिल्कुल गेहूं की जैसा ही होता है, जो कि अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको गेहूं के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो बिल्कुल सेम ही होता है। लूज स्मट गेहूं में भी लगता है और लूज स्मट आपका जौ में भी देखने को मिलता है। तो दोनों का मैनेजमेंट और दोनों का सिम्टम बिल्कुल सेम है। बात करते हैं पाउडरी मिल्ट्यू की। तो पाउडरी मिल्ट्यू जो है वो उसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो है एरेसिफी ग्रेमिनी वेराइटी हॉर्डी। क्या है? एरेसिफी
एरेसिफी ग्रेमिनी वेराइटी हॉर्डी। इसके सिम्टम की बात करें तो कॉटनी फंगल ग्रोथ अपीयर होती है उसके बहुत सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि जब आप कभी देखोगे पाउडर मिल्ड्यू तो इसमें क्या होता है कि पाउडर टाइप की जो सुपरफिशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है वो पाउडर मिल्ड्यू में देखने को मिलती है। तो चाहे पत्ती का निचली परत हो और चाहे पत्ती की ऊपरी परत हो, आपको दोनों जगह पर ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पत्तियों पर पाउडर छिड़क दिया हो, इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि मैंने जर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर क्रॉप का बता दिया है, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम कैसा होता है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू का जो एग्जैक्ट सिम्टम होता है बहुत अच्छे तरीके से जो जर्नल सिम्टम ऑफ डिजीजेस है उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊँगा। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप वो वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए। जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जब पैथोलॉजी शुरू से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको डिटेल में समझ में आता रहेगा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसको स्प्रे कर सकते हैं हम सल्फर फंगिसाइड जिसका नाम है कैराथिन। कैराथिन का अगर हम कैराथिन या फिर कोई और भी जो सल्फर फंगिसाइड है, अगर उसका स्प्रे हम अपने फील्ड में कर देते हैं तो ये वाले जो फंगस होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू वाले वो सभी खत्म हो जाते हैं, हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पर्ल मिलेट डिजीज़। पर्ल मिलेट में कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं? पर्ल मिलेट बोले तो बाजरा होता है। बाजरा में कौन कौन सा डिजीज़ लगता है? एक तो लगता है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा लगता है ग्रीन ईयर डिजीज़। ये दोनों डिजीज़ लगते हैं। अगर हम इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ग्रीन ईयर डिजीज़ का वो है स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिकोला। क्या होता है? स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिकोला। द फंगस थ्राइव इन ह्यूमिड वेदर। ये फंगस होता है जब ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ज़्यादा फैलता है। ग्रोथ इज विजिबल ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की जो निचली सतह होती है, यानी कि एक तो ऊपरी सतह होती है जिसपे धूप पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और एक जिसपे सनलाइट नहीं पड़ती है वो निचली सतह होती है। तो वहाँ पर आपको इसके फंगस देखने को मिलते हैं। और ये कब देखने को मिलता है? जब ह्यूमिड कंडीशन होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी जब इन्वायरमेंट में बढ़ी रहती है उस समय मिलता है। तो इस वजह से इसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रीन ईयर डिजीज़ है, ग्रीन ईयर डिजीज़ का जो सिम्टम अगर आप देखोगे तो इस तरीके का सिम्टम होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो बाजरे का जो इन्फ्लोरोसेंस है वहाँ पर ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती है और वहाँ पर पतली पतली सी पत्तियाँ ढेर सारी निकल जाती हैं। फ्लोरल पोर्शन ऑफ द प्लांट में ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीन लीफ लाइक और लीफी होल स्ट्रक्चर, हेंस द नेम ग्रीन ईयर डिजीज। ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे अगर आप बाजरा देखे होंगे तो बाजरे में यहाँ पर लगना चाहिए, बाजरे का गुल्ला लगता है। सीधे सीधे शुद्ध भाषा में बोलें तो गुल्ला लगता है, यानी कि बाजरे की ग्रेन की फॉर्मेशन यहाँ होती है। ये फ्लोरल पार्ट होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। लेकिन जब इसमें ग्रीन ईयर डिजीज़ लग जाती है तो वहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ग्रेन फॉर्मेशन ना होकर यहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ निकल जाती हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ढेर सारी पत्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट या फिर ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोस्पोरा जर्मेनिकोला। इसकी वजह से ये लगता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेजमेंट करने का एक अच्छा तरीका होता है रोगिंग ऑफ डिजीज़ प्लांट। जितने भी हमको खेत में डिजीज़ प्लांट मिल रहे हैं, जो भी हमको लग रहा है कि इस प्लांट में ये डिजीज़ लग चुकी है, उसको उखाड़ लीजिए और उखाड़ के फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो सबसे पहला मेथड तो रोगिंग है। इसके साथ साथ फॉलो ए क्रॉप रोटेशन 4 to 5 ईयर टू रिड्यूस सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन होता है। ये जो डिजीज़ होती है सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन होती है। तो इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हो कि फॉलो ए क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप रोटेशन अपनाइए 4 से 5 साल का। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी क्रॉप रोटेशन अपनाइए जिसमें बाजरा 4 से 5 साल के अंतर पर आए, हर साल ना आए। जैसे खरीफ में एक बार आए तो उसकी 3 साल बाद फिर अगली बार बाजरे की बुआई फिर हो। तो इस तरीके से अगर आप कर दोगे तो इसके जो पैथोजन होते हैं जो कि मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो ये जब होस्ट नहीं पाएंगे तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। तो हमारी क्रॉप जब हम 4-5 साल बाद जब उगाएंगे तो सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ साथ हम एप्रॉन SD 6 ग्राम पर किलोग्राम की दर से हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और अगर ये लग गया है तो मैंकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर इसका हम छिड़काव कर देंगे वो 21 दिन आफ्टर सोइंग के 21 दिन बाद, तो इससे हम अपनी फसल को सुरक्षित
कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जिससे हम ये ग्रीन ईयर डिजीज़ जो बाजरे में लगता है इसको हम कायदे से मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम इरगट की। इरगट जो होता है वो होता है कैल्वेसिप्स फ्यूसिफोरम। क्या होता है? कैल्वेसिप्स फ्यूसिफोरम, कैल्वेसिप्स फ्यूसिफॉर्मिस। कैल्वेसिप्स फ्यूसिफॉर्मिस जो होता है ये फंगस होता है और इसका जो नेचर होता है फैलने का वो सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न दोनों होता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं, पैथोजन के स्पोर्स जो होते हैं वो सीड पर भी पाए जाएंगे और सॉइल पर भी रहेंगे। जब उस खेत में हम दोबारा फसल बोएंगे तो उसके स्पोर फिर से एक होस्ट पा जाएंगे और फिर से डिजीज़ डेवलप कर देंगे और सीड में भी पड़े रहते हैं। तो आप चाहे जहाँ ले जाओगे तो वहाँ फिर ये अर्गट डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके सिम्टम की बात करें तो हनी लाइक पिंकिश लिक्विड अपर इनिशियली ऑन द ईयर। जो इसका ईयर निकलता है, ईयर समझ रहे हो? ईयर मतलब जो बाजरे का गुल्ला निकलता है जिसमें बाजरा लगता है उसी को बोलते हैं इसमें ईयर। तो इसमें जो ईयर निकलता है वहाँ पर एक ऐसा लगता है जैसे शहद टाइप का एक इनिशियल सिक्रेशन होने लगता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो जहाँ पर यह फूल लगता है, फूल के बाद फिर यहीं पर दाने बनते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ से लिक्विड निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पिंकिश कलर का लिक्विड निकल रहा है जो कि जैसे लगता है कि जैसे शहद टपक रहा है। द लिक्विड आफ्टर हार्डन इनटू ब्राउन टू ब्लैक स्क्लेरोसिया। ये फिर बाद में क्या हो जाता है कि जो लिक्विड पिंकिश कलर का निकल रहा है वो धीरे धीरे सूखता जाता है, सूख के फिर ब्राउन और ब्लैक कलर का होता जाता है। द इन्फेक्टेड ग्रेन कंटेन टॉक्सिक कंपाउंड अर्गट हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। इसके अंदर जो ये टॉक्सिक कंपाउंड निकल रहा है धीरे धीरे ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और ये जो केमिकल निकल रहा होता है ये टॉक्सिक केमिकल होता है, इसके अंदर एर्गट होता है इस केमिकल का नाम। और ये जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसी केमिकल के नाम पे इसका नाम भी पड़ गया एर्गट डिजीज़। जिसको कौन फैलाता है? इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कैल्वेसिप्स या फिर सेल्विसिप्स भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, उसे कैल्वेसिप्स कहेंगे। और फ्यूजिफॉर्मिस इसका जो होता है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मैनेजमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम लेट सोइंग कर देंगे, लेट सोइंग को अवॉइड करेंगे। यानी कि अगर हमको इसकी बुआई करनी है तो एक प्रॉपर टाइम पे बुआई करेंगे, क्योंकि अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो लेट सोइंग में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर उसके साथ साथ हम सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि ये सीड बॉर्न भी एक डिजीज़ है, तो सीड ट्रीटमेंट करके हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। और सीड को हम क्या कर सकते हैं, 20% सॉल्ट का सोल्यूशन बना लो, पानी में मिला दो, पानी लो उसमें नमक डालो, 20% का सोल्यूशन बना लो और उसमें सीड को डुबो दो। उसके बाद फिर इसको क्या कर दो, सुखा के फिर इसकी बुआई कर दो। तो आप जो अपनी ये जो एर्गट लगने की संभावना है वो घट जाती है। इसके साथ साथ मैनकोजेब 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर इसका भी छिड़काव कर दोगे 3 से 4 दिन के 3-4 दिन के इंटरवल पर ईयर निकलने से पहले। कहने का मतलब ये है कि बाजरे में जो गुल्ला निकलता है उस गुल्ले को निकलने से पहले अगर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से मैंकोजेब नामक जो एक दवा आती है इसका जब हम छिड़काव कर देंगे तो हम इसको अपने पौधे को हम बीमारी से बचा सकते हैं। और इसको कब करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन के इंटरवल पर हमको 2 बार इसका छिड़काव करना पड़ेगा। बात करते हैं स्मट की। स्मट जो होता है वो होता है थाइलोप्सोफोरियम पेनिकुलेरिया। अब इसमें जो पर्ल मिलेट में स्मट लग रहा है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो है टोलीपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। क्या होता है, टोलीपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। ये सिम्टम इसकी अगर हम बात करें तो स्मट जो लगता है इस तरीके का स्मट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है और जहाँ पर स्मट लग रहा है वहाँ पर इस तरीके की थोड़ी सी ब्लैक कलर की ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है। इनिशियली ग्रेन बिकम ग्रीन एंड लार्जर देन नॉर्मल। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इनिशियल स्टेज में तो ये नॉर्मल वाला जो है वो थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन ये वाला थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये ब्लैक होते जाते हैं। स्टार्टिंग में तो पहले ये बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ब्लैक होने लगते हैं। इसकी मैनेजमेंट करने के लिए हम इसको भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और चाहे फिर वीटावेक्स 0.25% का छिड़काव करके हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। बात करेंगे मेज में लगने वाले जो डिजीज़ है।
मेज में कौन सी डिजीज लगती है? सबसे पहले तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज लगता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। क्या होता है? पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। इट इज ए मेजर डिजीज ऑफ मेज दैट अफेक्ट द यील्ड सिग्निफिकेंटली। ये भी एक मेजर डिजीज होती है। डाउनी मिल्ड्यू इस तरीके से लगता है, जब ये इसके फंगस पत्तियों के निचले सतह पर जब डेवलप होते हैं तो पत्तियों को जब ये डैमेज करते हैं तो पत्तियों की जो ऊपरी सतह होती है वो इस तरीके के सिम्टम डेवलप करने लगती है। इसके साथ साथ व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, मेज में जो व्हाइट बर्ड डिजीज लगती है वो डिजीज नहीं है, एक तरीके से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होने वाला एक डिजीज है। उसमें जिंक डिफिशियंसी से होता है। इसमें सिम्टम क्या होता है कि एपिकल जो पोर्शन होता है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। ये देख रहे हो आप, जो भुट्टा दिख रहा है, ये जो बाली है ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल सफ़ेद सी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिंक की कमी है। तो हम जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर अप्लाई कर देंगे तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। फिर बात करते हैं हम चारकोल रॉट। जो चारकोल रॉट लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे चारकोल पाउडर किसी ने इसके जहाँ पर इस ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर किसी ने चारकोल पाउडर को छिड़क दिया है, ऐसे लगा दिया है। ठीक, ये कैसा होता है? इसको अगर हमको रोकना है तो इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड वाटर स्ट्रेस आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद में अगर पानी की कमी हमको लग रही है खेत में तो उसको दूर करना चाहिए, यानी कि हमको पानी खेत में देते रहने चाहिए, इरिगेशन करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ फिर लगता है सीड रॉट। सीड रॉट क्या होता है? इनिशियल स्टेज में सीडलिंग ब्लाइट या सीड रॉट इसको कहते हैं। पाइथियम एफिनिडर्मेटम क्या होता है? एफिनिडर्मेटम, पाइथियम एफिनिडर्मेटम इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सीड रॉट और सीडलिंग ब्लाइट ऑफ मेज। इसमें क्या होता है? द डिजीज अफेक्ट सीडलिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन लीडिंग टू सीड रॉट। ध्यान से समझना, ये सीड रॉट या फिर सीडलिंग ब्लाइट में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा बड़ा जैसे पौधा होगा, यानी कि इतना बड़ा जर्मिनेट करके वो जो प्रोपोगुल्स होता है वो बाहर निकल के आएगा। तो उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ से वो सीड से कनेक्ट रहता है वहीं से रॉटिंग होने लगेगी और ये टूट जाता है। तो टूट के फिर क्या होता है कि वही मिट्टी में गिर जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे आप समझते तो डैम्पिंग ऑफ मैंने बताया था, समथिंग उसी जैसा होता है। लेकिन डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर ही सतह पे गड़बड़ होता है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिट्टी के अंदर ही सीड के जस्ट ऊपर से ही ये टूट जाता है। तो ये होता है सीडलिंग ब्लाइट। इसके साथ साथ स्मट लगता है मेज में, इस तरीके का सिम्टम देखने को लगता है। इसमें क्या बोलते हैं? स्टिलागोमाइडिस। क्या होता है? स्टिलागोमाइडिस कॉमनली अकर ड्यूरिंग फ्लोरिंग galls एंड वेरियस प्लांट पार्ट्स। ये प्लांट्स के ढेर सारे पार्ट्स में लगता है, लेकिन मेनली ये फ्लावरिंग पार्ट्स पे लगते हैं, यानी कि जहाँ बाली लगना होता है वहाँ पर इस तरीके का स्मट भर जाता है मेज में। तो ये सिम्टम आप 3 बीमारियाँ जो है ये लगती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम की, जिसको हम बोलते हैं चना। इसमें लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज लगता है वो लगता है फ्यूजेरियम बिल्ड, जिसका नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसका जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सिसेरी, जैसा सिसर एरेटिनम इसका वो होता है साइंटिफिक नेम, तो उसी से सिसेरी निकल गया है। बात करते हैं, दिस सॉइल बॉर्न डिजीज इज मोस्ट सीवियर इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से सटे हुए जो प्रदेश हैं थोड़े बहुत, उनके एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। सिम्टम की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है, जब उसमें फ्यूजेरियम बिल्ट लग जाता है तो इस तरीके से थोड़ा सा पीला पीले कलर का पौधा हो जाता है। नॉर्मल पौधे इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं, और जो फ्यूजेरियम बिल्ट लग जाता है तो पौधा ऐसे हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है। कहने का मतलब प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके साथ साथ रूट टर्न ब्लैक एंड डिकम्पोज ओवर टाइम। धीरे धीरे जो इसकी रूट होती है वो ब्लैक हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो जाकर डिकम्पोज होकर सड़ जाती है। ये जब डिजीज़ में इसकी पत्तियां, जब इसकी जड़ जो होती है वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो क्योंकि इसके जो संवहन बंडल होते हैं जाइलम फ्लोएम, जब वो दोनों डैमेज हो जाते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये पीली पड़ने लगती हैं पत्तियां, और इसके साथ साथ प्लांट की बिल्टिंग अंत में हो जाती है, क्योंकि जो इसका जो जड़ वाला पोर्शन है वो ब्लैक होके डैमेज हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो बाद में पूरा पौधा ही बिल्ट करके गिर जाएगा। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड अर्ली प्लांटिंग। पहले तो अर्ली प्लांटिंग करने को हमें अवॉइड करना चाहिए।
जो हम बहुत जल्दी इसकी प्लांटिंग कर देते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कब करेंगे? जब हम मिड सीजन में या फिर थोड़ी लेट सोइंग करेंगे तो इससे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अर्ली सोइंग प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा बट मेक देम ससेप्टेबल टू फ्यूजेरियम बिल्ट। ध्यान से समझना, चने में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो डिजीज लग रहा है फ्यूजेरियम बिल्ट, उसके साथ साथ एक इसमें इंसेक्ट लगता है जिसको मैंने बताया था, जो पॉड बोरर होता है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। इन दोनों से प्रॉब्लम होती है चने को। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर लेट आप प्लांटिंग करोगे तो फ्यूजेरियम बिल्ट लग जाएगा, और अगर अर्ली सोइंग कर दोगे तो क्या लग जाएगा? हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा लग जाएगा। इस वजह से इसका जो मिड सीजन होता है, जो जब बोलते हैं ऐसे बिल्कुल पीक टाइम ऑफ स्विंग चल रहा है, तो उसी समय बुआई इसकी करनी चाहिए। अगर अर्ली में बुआई कर दोगे तो फ्यूजेरियम बिल्ट लग जाएगा, तब रोग लग जाएगा, तब बर्बाद हो जाएगी फसल। अगर कहीं आपने लेट स्विंग कर दी कि हम अर्ली नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेट स्विंग करेंगे, तो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा लग जाएगा। इस वजह से हमको दोनों को मैच करते हुए चलना चाहिए कि दोनों में से कोई बीमारी ना लगे। अगर हमको सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत ही हमको उसका मैनेजमेंट कर देना चाहिए। मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अवरोधी जो वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है, वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि फ्यूजेरियम बिल्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी ग्राम की कौन सी है। तो ग्राम की जो फ्यूजेरियम डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है वो अवरोधी है। अवरोधी का अगर उपयोग करोगे आप तो फ्यूजेरियम नहीं लगेगा। तो ये आप सुरक्षित कर सकते हो अपनी फसलों को। इसके साथ साथ सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो बाविस्टिन से, और प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन अगर हम लगाएंगे और डीप स्विंग कर देंगे तो इससे जो डिजीज़ जो फ्यूजेरियम बिल्ट लगता है, ये लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या क्या कर सकते हो? क्रॉप रोटेशन अपना सकते हो, सीड स्विंग थोड़ा डीप में करोगे, लगभग 7 सेंटीमीटर डीप में इसकी स्विंग करो, और रोधी प्रजाति बो, सीड ट्रीटमेंट करो बाविस्टिन से। इन सभी तरीके से, या अर्ली स्विंग को अवॉइड करो, थोड़ा सा मीडियम स्विंग या लेट स्विंग करो। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप करोगे तो आपको जो फ्यूजेरियम बिल्ट डिजीज है इसके लगने की संभावना कम हो जाती है। अगला है अकोचिया ब्लाइट। क्या होता है अकोचिया ब्लाइट? जिसको हम बोलते हैं अकोचिया रेबी। क्या होता है? अकोचिया रेबी। ये होता है एयरबॉर्न डिजीज होती है। मेजर कंसर्न इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी जो एरिया होता है भारत का, वहाँ पर ये एयरबॉर्न डिजीज अकोचिया ब्लाइट देखने को मिलता है। अकोचिया ब्लाइट में इस तरीके से आपको ब्लाइट देखने को मिलेगा। इसका जो ब्लाइट होता है सर्कुलर शेप का ऐसे ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? इसके पॉड पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इसमें ग्रेन फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पर। ऑल प्लांट पार्ट सब पे देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको ज़्यादा डैमेज इस पे करता है। पत्तियों पे देखने को भी मिल सकता है, और बिल्कुल सेम जैसे इस पे दिख रहा है उसी तरीके से पत्तियों पे भी बनेगा सिम्टम, उसी तरीके से तने में भी सिम्टम बनेगा। केवल रूट जो पार्ट होता है वही इससे सुरक्षित रहता है, बाकी ऊपर के सभी पार्ट्स पर लगभग ये अटैक कर देता है। लेसन डेवलप ऑन स्टेम, लीफ एंड पॉड, सब जगह पर देखने को मिलता है। तो ये अकोचिया ब्लाइट होता है। इसको भी हम सीड ट्रीटमेंट और प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिस के जरिए इसको भी हम कायदे से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को चैनल शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।